साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान पढ़ने के क्रम में हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंच चुके हैं, यानी भाग 4 समाप्त हो चुका है। और अब हम लोग भारत का पहला नागरिक अर्थात राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, कुल मिला के आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आपको शुरुआत में ही साथियों बता देना चाहते हैं कि इसमें अनुच्छेद का क्रम हो सकता है गड़बड़ हो जाए, कोई अनुच्छेद पहले आ जाए, कोई अनुच्छेद बाद में आ जाए, क्योंकि हम ऐसा क्रम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, ऐसे क्रम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे का आपको मतलब बहुत ध्यान नहीं देना है। जैसे पढ़ाएंगे वो शायद बेहतर क्रम होगा जो मेरे अनुसार है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है कि आपको कैसे समझाया जाए तो अच्छे से समझ में आए। साथियों तो विश्वास रखिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, विश्वास करिए राष्ट्रपति आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात यही क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक वीडियो में राष्ट्रपति नहीं क्लियर होगा तो अगला पार्ट भी आएगा। तो आज हम लोग भाग 5 प्रारंभ करते हैं। भाग 5 शुरुआत उसकी है राष्ट्रपति से है। और ये जो भाग 5 है वो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक, अब राष्ट्रपति के क्रम में आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति तो है, लेकिन क्या वह राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर शक्ति रखता है? तो आपका जवाब होगा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली चल रही है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली चल रही है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है और संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति उतना शक्तिशाली नहीं होता है। तो हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसको आप मान सकते हैं एज ए ब्रिटेन का राजा। ब्रिटेन के राजा जिस तरीके से व्यवहार करते हैं लगभग वही व्यवहार हमारा राष्ट्रपति करता है। हालांकि हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ ज़्यादा शक्तियां हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन का राजा। तो अब हम लोग समझते हैं भारत में और अमेरिका में। अब अमेरिका के बारे में आप वहाँ कहेंगे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय। अब साथियों संसदीय प्रणाली में हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति में उतनी शक्ति नहीं होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में और उपबंध। अब राष्ट्रपति होता है तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं, अनुच्छेद 52 से। तो आप राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए कि साफ साफ अनुच्छेद 52 में ही लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति का वर्णन अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। ओके, अब फिर राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। एक प्रश्न आ चुका है पीसीएस में कि हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं? तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो सरकार का मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। तो ये बात क्लियर हुई। और ये क्या होता है? भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का पहला नागरिक होता है, पहला नागरिक होता है। और आपको क्या जानना है?
प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर कहाँ? प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि यदि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के समक्ष यदि जाते हैं किसी काम से, तो नियमतः प्रधानमंत्री को उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर होता है कौन? राष्ट्रपति। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अनुच्छेद 52 समझ में आना चाहिए आपको। अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 देख लेते हैं। तो उसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति के अंदर होगी। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी ध्यान से समझिएगा इस अनुच्छेद को। इस अनुच्छेद के माध्यम से एक अनुच्छेद हम आपको और बताएंगे। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति स्वयं या अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करेगा। ये बात क्लियर हुई। अब साथियों यहीं पर आप देख लीजिए अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को कार्यों की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि यह कार्य उचित नहीं है, तो एक बार वह उस राय को वापस लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल पुनः भेज देती है राष्ट्रपति के साथ वह विचार कि नहीं मान्यवर, आपको यह कार्य करना ही होगा। तो राष्ट्रपति को मजबूरी में वह कार्य करना ही पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 74 के अनुसार कार्यपालिका के दिशा निर्देश के आधार पर राष्ट्रपति को अपना कार्य करना होता है। ऑप्शन नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे। आप प्रायः देखते होंगे फांसी की सजा जो माफ की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप पढ़ते होंगे, लेकिन उसकी सलाह कौन देता है? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल सलाह देती है, तब राष्ट्रपति करता है, अपने मन से नहीं करता है। तो अब आपने देखा अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 73 का टकराव हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपने अनुसार, अपने कर्मचारियों के अनुसार कार्य करेगा। और 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इतनी बातें समझ में आई। यानी हमने आपसे शुरू में कहा था अनुच्छेद कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको वही क्रम पढ़ाएंगे जो आपको ज़्यादा समझ में आए तर्क के साथ। तो 53 और 74 को एक साथ पढ़ने पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। अभी आप परेशान ना हो, ऊपर नीचे क्रम हो जाएगा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं योग्यता। अब पहली योग्यता क्या है? ये सारा चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में इन सारी बातों की चर्चा है जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो पहली योग्यता क्या है? कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आप यही समझिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। कुछ किताबों में हमने देखा उसमें लिखा हुआ है कि मूल नागरिक, ये सब फालतू की बातें हैं। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो बाहर से आकर के भारत की नागरिकता ग्रहण किया हो,
तब भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में यही आपको यहां लिख दे रहे हैं, अमेरिका में वही व्यक्ति बन सकता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्मजात यानी पैदाइशी अमेरिकी नागरिक हो। यानी यदि कोई भारत का व्यक्ति जा करके वहां नागरिकता लेता है तो उसको वहां के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। यदि भारत में कोई बाहरी व्यक्ति आए, यहाँ का नागरिक बन जाए तो वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में सारे पद तो ले सकते हो आप, लेकिन राष्ट्रपति वही बनता है जो वहाँ का पैदाइशी नागरिक हो। तो इतना अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं उम्र, यानी लिखा है 35 वर्ष की उम्र हो। जैसे आप यूपी पीसीएस का फॉर्म डालते हैं तो उसमें लिखा रहता है 21 से 40। आप पुलिस का या किसी भी फॉर्म को जब भरते हैं तो योग्यता लिखी होती है, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता है 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो और मरते दम तक, आखिरी सांस तक चुनाव लड़ सकता है। आखिर अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है, राष्ट्रपति अंतिम सांस तक चुनाव लड़ सकता है। अर्थात न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, अधिकतम की कोई लिखा पढ़ी नहीं है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है, एक यहीं पर आप लिख लीजिए कि वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम ना हो और आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है लोकसभा के सदस्य नियुक्त होने की अर्हता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, बनने की योग्यता रखता हो। ओके, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब अगला देखते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं लोकसभा, क्योंकि आप यहीं पे लिख देगा राज्यसभा, तो आप याद रखिएगा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बनने की को अंडरलाइन कर लेना, कहीं ऐसा ना लिखा हो कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए। नहीं, लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई लोकसभा सदस्य या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत हो जाता है, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो जाता है, तो उसका पद खाली हो जाता है, वो सांसद नहीं रहता है। तो आप बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि बन चुका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा ये जो प्रयास है वो पूरे भारत में फैले, पूरे भारत के लोग इस निःशुल्क क्लास का आनंद लें और संविधान में विशेषज्ञ बन जाएं, बहुत अच्छे से संविधान में उनका कोई प्रश्न गलत ना होने पाए। तो चलिए, लाभ का पद ना हो। अब लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन बातें आती हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। अब आप समझिए, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन से पद नहीं आते हैं। तो इसमें नहीं आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल,
पाल, मंत्री, इतने पद लाभ के पद नहीं हैं। कभी आपको दे देगा ऑप्शन, मिलाने के लिए दे देगा, मिलाने के लिए दे देगा, निम्नलिखित में से पूछेगा कौन सा पद लाभ का पद है और नहीं है। तो लाभ के पद के अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं, लेकिन यह 4 पद 1 2 3 4 ये पद लाभ के अंतर्गत नहीं आते हैं। जब अभी रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने हैं तो वो बिहार के राज्यपाल थे। वो चाहते तो इस्तीफा नहीं देते और राष्ट्रपति बन जाते, चाहते बाद में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। जब प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति बने थे तो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि चाहते तो नहीं देते, चुनाव लड़ लेते। लेकिन यहाँ पर लाभ का पद वो पद होता है जिसके बदले हम लोग वेतन प्राप्त करते हैं, वेतन लेते हैं, वह पद लाभ का पद कहलाता है। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री लाभ का पद नहीं है। चलिए हम लोग अगली योग्यता देखते हैं। ये सब योग्यता के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। अगली योग्यता होगी कि कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो आप देखिएगा कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हों, यानी वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके सपोर्ट में 50 लोगों का सिग्नेचर हो, 50 सांसदों का या विधायकों का सिग्नेचर होना चाहिए कि हम इनके साथ में हैं, और 50 अनुमोदक होना चाहिए कि ठीक है भैया हम इनको वोट दे रहे हैं। यानी कुल मिला करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 100 लोगों का, 100 मत देने वालों का आपके पास सपोर्ट होना ही चाहिए। और प्लस क्या होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत राशि होनी चाहिए। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना है, 15,000 रुपये है। अब ये कभी कभी आपने सुना होगा गांव में या कहीं भी कि वो प्रधान जी की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है कि कुल मतों का जितना मत पड़ा हुआ है उसका 1/6 मत प्राप्त होना चाहिए। 1/6 मत यदि किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। और जमानत राशि कभी कभी नगद भी जमा की जाती है और डीडी के माध्यम से भी जमा की जाती है। यदि जमानत राशि जब्त होती है तो जमानत राशि जमा कहाँ होती है, तो आरबीआई के कोष में चली जाती है। बाद में वो काम आती है भारत सरकार के। यानी जमानत राशि जब्त होती है तो आरबीआई के कोष में वह चली जाती है। इतनी योग्यता होती है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। और ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, अनुच्छेद 58 यानी 58 में लिखी हुई हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होंगी। चलिए अब हम लोग 58 अनुच्छेद नंबर 58 हो गया। अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। तो आशा करते हैं कि अनुच्छेद 58 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54। इसमें कहा गया है निर्वाचक मंडल। इसका क्या मतलब होता है भैया, इसका क्या मतलब होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है। योग्यता आपने देख लिया, आपने योग्यता देख लिया। अब निर्वाचन मंडल देखिए, अब बात को समझिए। जैसे हम लोग सांसदों को, विधायकों को वोट देते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष भाग हम लोग नहीं लेते हैं।
प्रत्यक्ष भाग अमेरिका में होता है। अमेरिकी जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष चुनती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यदि प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा चुना जाता, राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना जाता, तो दोनों में टकराहट हो जाती। दोनों बोलते कि हमको जनता ने चुना है, हमको जनता ने चुना है, और भारी विवाद होता और अंततोगत्वा भारत का सिस्टम भ्रष्ट हो जाता। इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया कि एक लोग जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे, एक लोग विधायकों और सांसदों के द्वारा निर्वाचित होंगे। इसीलिए तो अब ठीक है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल वो मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब इसमें कौन कौन आता है हम लोग ये देखेंगे। निर्वाचक मंडल में बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला, लोकसभा में इसमें कौन कौन है हम बताने जा रहे हैं। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप बात समझिएगा, निर्वाचित को अंडरलाइन करिए, फट से लिखिए, और निर्वाचित को आप अंडरलाइन करिए, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन करेगा। अब आप बात को समझिए। ऐसे आपको लाइन दे देगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य। मान लीजिए निर्वाचित शब्द हम मिटा दिए, मान लो निर्वाचित शब्द नहीं है, और यही पूछेगा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो केवल सदस्य नहीं, वो लोग जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि यह प्रावधान अब समाप्त हो गया है, यानी अब 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। ये प्रावधान अब समाप्त हो गया। अब चलिए हम देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब यह होता है जो चुनाव लड़ करके आए हैं। आपको पता होगा कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम। सचिन तेंदुलकर इसी 12 सदस्यों में से थे जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, और अब हम आपको बता दें कि ये 12 लोग क्यों भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही निर्वाचित करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यह माना जाता है कि यह लोग पक्षपात करने लगेंगे, इसलिए इनको चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अभी तक एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता था, लेकिन अब यह भी प्रावधान समाप्त कर दिया जा रहा है कि अब किसी का मनोनयन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा। अब यहीं पर आप लिख लीजिए, जो MLC होते हैं, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको विधान परिषद सदस्य भी कहा जाता है, भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि केवल 7 ही राज्यों में तो विधान परिषद है, तो इनको इससे बाहर कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? ये होते हैं और ये होते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी आपको अनुच्छेद 54 क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए हम लोग अनुच्छेद 55 देखते हैं। अनुच्छेद 55, साथियों ईमानदारी से राष्ट्रपति देखिए, आप जब
पेपर हल करेंगे तो आपको हर परीक्षा में राष्ट्रपति का प्रश्न मिलता ही मिलता है। तो अनुच्छेद 55 हम लोग देखें, अनुच्छेद 55। साथियों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए करिए, तो हम लोग मिलके, दोनों लोग मिल करके और आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे होगी। रीति। अब देखिए, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति का मतलब होता है, अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब कैसे निर्धारित किया जाएगा कि किसके मत का मूल्य कितना है, किसके मत का मूल्य कितना है। तो हम लोग इस बात पर अब ध्यान देने चल रहे हैं। तो आप समझिए, सबसे पहली चीज तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। एकल संक्रमणीय, क्योंकि एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि एक कोटा से नीचे, बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है, सुन लीजिए बस, एक जो निर्धारित कोटा होता है भारत में, उस कोटे से कम यदि कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार मत प्राप्त करता है तो उसका मत ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बारे में बहुत फंसने की आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग यहाँ देखते हैं वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो निर्वाचन की रीति क्या होती है, अब आप समझिए कि कैसे मत का मूल्य निकाला जाएगा, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। अब आप इसको समझिएगा, आप समझिए, क्योंकि आप देखते होंगे किसी राज्य में 6 लाख जनसंख्या है, किसी में 20 करोड़ जनसंख्या है, तो अलग अलग जनसंख्या है, अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए मत का मूल्य निकाला जाता है कि ज़्यादा अंतर ना आने पाए, उचित प्रतिनिधित्व ही होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो जिस राज्य के, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के विधायकों के मत का मूल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कर देंगे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या मान लीजिए बटे हो जाएगा विधायकों की संख्या। तो विधायकों की संख्या, विधायकों की संख्या गुणे 1/1000। जब ये करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य निकल आएगा। अब ये हो गया विधायकों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, ये हो गया। अब हम देखते हैं सांसदों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। सांसदों के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो आप समझिएगा, अब जितने राज्य हैं उन सब में जितने, अब यही एक बात हम क्लियर कर दे रहे हैं, कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्र शासित प्रदेशों के पास ये अधिकार नहीं है। एक बात यहाँ क्लियर करिए, वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और जितने केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन है, इसमें प्लस दिल्ली प्लस पांडिचेरी और प्लस जम्मू कश्मीर है। यानी दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर अभी शामिल किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें ये कुल 28 राज्यों के विधायक प्लस दिल्ली के विधायक और सांसद और पांडिचेरी के विधायक लोग भाग लेते हैं। तो अब इन सब के विधायकों का जितना मूल्य होगा, यानी कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश जितनों को अधिकार है मत देने का, उन सब के विधायकों का मूल्य मान लीजिए जितना आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो अब आप समझिएगा कि कुल विधायकों के मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का मूल्य बटे सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या। अब यहाँ क्या निकल आएगा, यहाँ निकल आएगा
एक सांसद के मत का मूल्य। और जो ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या क्या है? जनसंख्या 1971 की जनसंख्या ली जाती है, जबकि आंकड़ा 2011 का भी हमारे पास है, लेकिन हम लोग लेते हैं 1971 की जनसंख्या। और यह नियम कब तक लागू रहेगा? 2026 तक यह नियम लागू रहेगा। अब आप समझिए थोड़ा सा इसके बारे में। अब आपके मन में आ रहा होगा 1971 क्यों? इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत के लोग जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिए हैं और उत्तर भारत के लोग दनादन जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि 1971 नहीं रखा जाता तो उत्तर भारत के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उत्तर भारत के लोग हावी हो जाते। इसीलिए ऐसी जनसंख्या रख दिया गया है कि केवल और केवल न्याय स्थापित हो पाए उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो इसलिए 1971 की जनसंख्या रखी गई है। चलिए, हम लोगों ने देख लिया कि निर्वाचन की रीति क्या है, तो और लिख लियो इसमें गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान होता है। उसमें लिखना आवश्यक नहीं है। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और जो निर्वाचन होता है वह गुप्त होता है। अब आप बात को समझिएगा, ये निर्वाचन करवाता कौन है? ये निर्वाचन कौन करवाता है? तो आपने देखा होगा अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। निर्वाचन आयोग यह चुनाव करवाता है। अब देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, और उस चुनाव में उस समय किसी राज्य की विधानसभा मान लीजिए भंग है, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 में साफ साफ लिखा है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। और 30 दिन के अंदर ही शिकायत करना होता है। 30 दिन के अंदर शिकायत करना होता है। और शिकायत करता कौन है? तो उम्मीदवार शिकायत करता है। और यदि वोटरों को शिकायत करना है तो कम से कम 20 विधायक या सांसदों का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाकर के शिकायत होती है। तो इसके चक्कर में आपको ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अनुच्छेद 71 में यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। चलिए, हम लोग अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति की पद अवधि कहा जाता है। अब राष्ट्रपति कब तक रहेगा ये कहाँ लिख दिया गया है? अनुच्छेद 56 में साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रपति कब तक रहेगा। तो एक लाइन अंडर करिएगा, हम बता रहे हैं। पहला लिखा हुआ है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा। ये पद ग्रहण को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, या पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, या निर्वाचन के पश्चात 5 वर्ष। तो आपको क्या याद रखना है? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक रह सकता है। अगला क्या देखेंगे? अगला देखेंगे आप इस्तीफा दे सकता है। ये उपराष्ट्रपति को
को इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा को सूचना देता है कि राष्ट्रपति ने अपना पद रिक्त कर दिया है, यानी क्या कर दिया है? तलाक बोल रहे हैं यानी इस्तीफा दे दिया है। अब जब राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो यहीं पर नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 65 के अनुसार तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65 में। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है या राष्ट्रपति मर जाता है या राष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पे चला जाता है या राष्ट्रपति छुट्टी पे होता है तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। अब आप देखिए, ये हो गया इस्तीफा दे सकता है। अगला क्या हो जाएगा? पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और आप सुनिएगा, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो अगला चुनाव राष्ट्रपति के पद के समाप्त होने के पहले ही कर लिया जाता है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति का कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। और यदि राष्ट्रपति मर जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। और यहीं पर उपराष्ट्रपति के बारे में सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति के बारे में यदि उपराष्ट्रपति मर जाए या इस्तीफा दे दे तो 6 महीने नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है यथाशीघ्र चुनाव करवाना होता है। और राष्ट्रपति में लिखा है 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ये सब अनुच्छेद 56 में लिखा है। आपको और कहीं किसी अनुच्छेद को भटकने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 56 में लिखा है। अब आपको हम अनुच्छेद 56 के साथ साथ अनुच्छेद 61 पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया तभी समझ में आएगी जब अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 को एक साथ पढ़ा जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसी के साथ अनुच्छेद 61 देखते हैं। अनुच्छेद 61, इसमें देखा आपने महाभियोग लिखा हुआ है। अब आप बात समझिएगा। अब अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया इसमें दी गई है। प्रक्रिया इसमें दी गई है, यानी प्रोसेस दिया गया है। फटाक से सुनिए, फिर हम बताते हैं। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को हटाना है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अब आप समझिए, राष्ट्रपति कौन हटाएगा? संसद हटाती है। संसद हटाती है। अब बात समझिएगा, प्रक्रिया स्टार्ट कर लीजिए। यहां ऐसे आप तीर बना लीजिए, यहां लिख लीजिए लोकसभा, यहां आप लिख लीजिए लोकसभा, यहां आप लिख लीजिए राज्यसभा। अब बात को समझिए। पहली चीज, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहां भी शुरू हो सकती है और यहां भी शुरू हो सकती है, यानी कहीं भी शुरू हो सकती है। जहां भी शुरू होगी, यहां कुल मिलाकर के 545 सदस्य वर्तमान में हैं और यहाँ पे कितने हैं? 245 सदस्य वर्तमान में हैं। लोकसभा में कहा गया है कि जब मान लीजिए लोकसभा वाले राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाह रहे हों तो क्या होगा? इनके कुल सदस्य संख्या का 1/4 लोगों के द्वारा, यानी मान लीजिए यहाँ पर 550 सदस्य हैं, 550 सदस्य हैं तो 550 को आप जब भाग देंगे 4 से, 550 भागे 4 करेंगे तो निकल आएगा।
तो कम से कम 1/4 सदस्यों का, कुल शब्द याद रखिएगा, कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का सपोर्ट होना चाहिए, यानी हटाने वाले प्रस्ताव पर कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और अब सुनिए, जब राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो ये मान लीजिए 1/4 सदस्यों ने आरोप लगा दिया, और आरोप लगाएंगे तो जब चर्चा होना होगा तो चर्चा होने के 14 दिन पहले सूचना देना होता है राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी और प्रक्रिया चाहे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर प्रस्ताव पास हो जाता है तो कितने, कुल सदस्यों का 2/3, यानी मान लीजिए कहीं पर जितने सदस्य हैं उनका कम से कम 67% सपोर्ट होना चाहिए मतदान में। कुल हम बार बार कह रहे हैं, कुल शब्द को आप याद कर लीजिएगा, कुल शब्द को फिर से याद कर लीजिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 2/3। अब जब इतना हो गया, यानी 2/3 सदस्यों ने पास कर दिया कि राष्ट्रपति को अब हटा दिया जाए, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ भी 2/3 सदस्यों के द्वारा पास किया जाएगा। और जब पास हो जाएगा, एक बात लिख लीजिए, पास होने की तारीख से ही राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। किस तारीख से? प्रस्ताव पास होने की तारीख से ही राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। एक कंडीशन हम आपको यहाँ पे और बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रस्ताव पास हो जाता है और उसके बाद यहाँ जाता है, और मान लीजिए यहाँ पर प्रस्ताव फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। कभी कभी विवादों को निपटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या होता है, संयुक्त बैठक होती है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी यदि राज्यसभा ने मना कर दिया तो मना कर दिया, प्रक्रिया आपको पुनः स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन मतदान करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन, ये समझ में आया ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन मतदान करता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा आप बैक करिएगा, देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब मतदान कौन करता है, मतदान माने हटाने के लिए मतदान कौन करेगा। अब बात को समझिए, यहाँ पे लिखा है लोकसभा के सभी सदस्य, सभी मत करिए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। अब आप बात समझिए, यहाँ निर्वाचित शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी यहाँ पे जो लोग मनोनीत होकर के आए हैं वो भी मतदान कर सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा, निर्वाचित शब्द की अनिवार्यता नहीं है। और कौन नहीं देता है, तो विधानसभा यानी विधायक मत नहीं दे सकते। आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक लोग वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए विधायक लोग वोट नहीं दे सकते हैं। इसको ऐसे अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। और एमएलसी भी एमएलसी मत नहीं दे सकते हैं, यानी इतनी बातें आप इसमें अंडरलाइन करके रख लीजिएगा।
यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे आप जरूर कहिएगा कमेंट्स करके। यानी आपको अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 और 56 साथ साथ पढ़ने पे ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा हमें लग रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के लिए साथियों बहुत कुछ करना पड़ता है, तो बहुत कुछ करने को तैयार रहा करिए, क्योंकि बिना स्ट्रगल के लाइफ में कुछ मिलता उलता नहीं है। थाली भी सामने आती है भोजन की, उसके लिए भी तोड़ के उठाना पड़ता है। और एक बात हम आपको बता दें, कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं लिखता। इतिहास क्या, कुछ नहीं करता। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति, यदि आप घर से बाहर निकले ही नहीं तो क्या मतलब, पड़े रहिए, सड़ जाइए घर के अंदर, कुछ मत करिए, खाइए पीजिए, ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। जैसे आप जानवरों में देखे होंगे, सुअर को देखे होंगे। सुअर क्या करती है? सुअर कुछ नहीं करती, दिन भर अच्छे अच्छे भोजन की तलाश में टहलती रहती है। और देखिए सुअर की क्या इज्जत है, आपकी नज़र में सुअर की क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। और जो जानवर हैं, कुत्ते को, भैंस को, हाथी को, यहाँ तक कि गधे तक को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन सुअर को कोई सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि सुअर को आप कभी देखिएगा, सुअर सर उठा के नहीं चलती है, सर ऐसे करके चलती है और केवल सीधे देखती है, आँख के सीधे देखती है वो, और आँख के सीधे सिर्फ भोजन की तलाश करती है। अन्य चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता, सर उठा के देखती ही नहीं। तो आपको सर उठा के देखना है, और सर ऐसे उठाना है कि आपको देखने के लिए लोगों को सर उठाना पड़े। तो ऐसी योग्यता लाइए, और ऐसी योग्यता लाने के लिए साथियों बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, मजबूती के साथ लड़ना पड़ता है साथियों। रोते भी हैं, गाते भी हैं, कभी कभी ऐसा मन करता है कि हम ही दुर्भाग्यशाली हैं, हम ही परेशान हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो साथियों जो भी संघर्ष करता है, जो भी स्ट्रगल करता है, उसके लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे बढ़ते रहिए, देखिए कैसे सफलता मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में एक लाइन लिखा है, पुनर्निर्वाचन की योग्य, मतलब निर्वाचन हो सकते हैं। अब आप बात को समझिएगा, यानी पुनः कोई भी व्यक्ति हो भारत में आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो अनगिनत बार बन सकता है। यानी जितनी बार चाहे वो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार बनता है, केवल 2 बार बनता है, 2 चांस बन सकता है। भारत में अनगिनत बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप बनते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब अनुच्छेद हम लोग 60 देखते हैं, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 हम लोग देखेंगे। शपथ देखेंगे। तो आप जब शपथ देखेंगे तो शपथ कौन दिलवाता है? अब एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि आपने देखा होगा अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है आप समझिएगा। राष्ट्रपति शपथ लेता है, ये थोड़ी कहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं अपने कर्तव्य नहीं लेता है। वो कहता है कि मैं संविधान की रक्षा और जनता का कल्याण इसी दोनों की शपथ लेता है राष्ट्रपति। आप इसको बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है बड़े एग्जामों में, यदि पीसीएस या आईएएस में एग्जाम में बन सकता है कि राष्ट्रपति
किस बात की शपथ लेता है? तो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। और शपथ दिलवाता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, धीश शपथ दिलवाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमें आशा है कि अनुच्छेद 60 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं घड़ी, एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम हाँ लगभग हो गया है। तो चलिए हम लोग, टाइम क्या हो गया, 9 बजने वाला है। ठीक, अब हम लोगों ने योग्यता भी देख लिया है, निर्वाचन की रीति भी देख लिया है, निर्वाचक मंडल भी देख लिया है। तो हम लोगों ने जो अनुच्छेद 54, हम एक बात बताना भूल गए थे, अनुच्छेद 54 और 58 हम लोगों ने एक साथ ही पढ़ लिया। वहाँ हमने क्रम नहीं डाला था, आप उसमें देख लीजिएगा। अनुच्छेद 54 और 58 अभी याद आया, हम लोगों ने एक साथ देखा था। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। अब शायद वीडियो लंबा हो गया होगा, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में और बातें देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी देखना है, राष्ट्रपति के कर्तव्य देखने हैं, राष्ट्रपति की जो बहुत सारी स्पेशल शक्तियां होती हैं, अनुच्छेद 361 उसको देखना है, क्षमादान की शक्ति देखना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। खूब अच्छे से मस्ती के साथ पढ़िए और कुछ करके दिखाइए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।